दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। बेसिकली जब हम इस चीज को पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है मकॉलेज मिनट के बारे में। लेकिन दोस्तों काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मकॉलेज मिनट से पहले भी हुई थी। उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। देखो हमारी कहानी शुरू होती है 1600 से, साल 1600 से, जब इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ ने कुछ व्यापारियों को एक चार्टर दिया कि जाकर पूरी दुनिया भर में व्यापार करो। उसके बाद वो व्यापारी 1608 में 1608 में इंडिया में आए। इंडिया में जो कोस्टल एरिया था, कोस्टल एरिया कौन कौन सा था? बड़े बड़े इलाके थे, जैसे सूरत जो उस वक्त बॉम्बे में आता था, चेन्नई जो उस वक्त मद्रास में आता था, और कोलकाता जो आज भी बंगाल में ही आता है और उस वक्त भी बंगाल में ही आता था। तो ये लोग जब इंडिया में आए तो पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज ने इस देश में अपने पैर जमाए। पहले तो कोस्टल एरिया में ही कॉमर्स के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ होता था। मतलब अभी तक इनका कोई शौक़ नहीं था कि अपनी लैंग्वेज बढ़ाएं। इनको बस व्यापार के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ करना था, ताकि हम उनकी लैंग्वेज समझ जाए, वो हमारी लैंग्वेज समझ जाए। 1830s के डेकेड तक, मतलब आप क्या बात कर रहे हो, ये सैकड़ों साल बाद की बात हो गई, तब तक इन्होंने इंग्लिश में एजुकेशन देना शुरू भी नहीं की थी। इनका कोई इरादा नहीं था पहले पहले कि ये अपनी लैंग्वेज फैलाएंगे। काम चलाओ टूटी फूटी जोड़ तोड़ कर लैंग्वेज का यूज़ हो रहा था, क्योंकि इंडिया में तब भी लैंग्वेज में इतनी वैरायटी थी जो आज की डेट में आपको देखने को मिलती है ना, तब भी इतनी वैरायटी थी। उस टाइम पर थी जो लैंग्वेज थी वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी। बड़ा लंबा टाइम लगा अंग्रेज़ों को ये समझने में कि फ़ारसी की जगह हमें इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी होगी। हालांकि पूरी दुनिया में आज की डेट में अगर आप देखोगे तो हिंदी स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हैं। इतने ज़्यादा हिंदी स्पीकर्स हैं कि फ़ारसी लैंग्वेज बोलने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे उसके मुकाबले। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि उस वक्त इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज फ़ारसी को क्यों बना रखा था, हिंदी को क्यों नहीं? देखो दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है ना, वो लोकल बातचीत की भाषा से हमेशा अलग लैंग्वेज होती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे संस्कृत के साथ में था। संस्कृत एजुकेटेड लोगों की लैंग्वेज थी किसी ज़माने में, और कॉमन लोग प्राकृत लैंग्वेज में बात करते थे। प्राकृत लैंग्वेज कौन सी थी? जैसे संस्कृत को तोड़ मरोड़ कर, जो लोग संस्कृत नहीं बोलना जानते थे, तो संस्कृत को तोड़ मरोड़ कर जो लैंग्वेजेस में बात करते थे, जैसे ईश्वर को इसरो बोलना, तो ये प्राकृत लैंग्वेज थी जिसकी कोई फिक्स ग्रामर नहीं थी। साल 1000 तक तो ना हिंदी का नामो निशान था और ना ही उर्दू का। लोकल लोग ब्रज, अवधी ऐसी लैंग्वेजेस बोला करते थे। साल 1000 से 1600 तक मुस्लिम रूलर्स ने एक्टिवली इंडिया पर रूल किया था। तो इन लोगों ने यहाँ पर जो मौजूद भाषाएं थी, जैसे ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, इनमें से कोई भी लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया, बल्कि इन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई, फारसी लैंग्वेज। जैसे संस्कृत के टाइम पर संस्कृत एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी जिसे एलीट क्लास लोग यूज़ करते थे, वैसे ही मुस्लिम्स के टाइम पर फारसी वो लैंग्वेज थी। हर टाइम पर एक ऐसी लैंग्वेज ज़रूर होती है जिसे अपर क्लास लोग यूज़ करते हैं, जबकि आम लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? अवधी, कनौजी, ब्रज, खड़ी बोली वगैरह वगैरह। इन सारी लैंग्वेजेस को उस टाइम पर हिंदवी लैंग्वेज कहा जाता था। अब बाहर सड़कों पर, बाज़ारों में जो लोग ऐसी लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे, हिंदवी लैंग्वेजेस का, वो जब फ़ारसी बोलने वालों के साथ में बातचीत करते थे, तो इस बातचीत में एक लिंक लैंग्वेज बनना बहुत ज़रूरी था। तो वो लिंक लैंग्वेज बनी उर्दू और हिंदी। सिर्फ राइटिंग स्टाइल्स के नज़रिए से अगर हम देखें, तो इनमें दोनों लैंग्वेजेस में हमें अलग अलग फ़र्क नज़र आता है, लेकिन काफ़ी हद तक हमें हिंदी और उर्दू लैंग्वेजेस सेम सी लगती हैं। फिर बात आती है कि अंग्रेज़ों ने किस तरह फ़ारसी को रिप्लेस किया और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई। देखो, 1835 का एक्ट जो है, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके आने से पहले जो अंग्रेज़ भी थे, वो ट्रेडिशनल मुस्लिम लैंग्वेज फ़ारसी लैंग्वेज और हिंदू लैंग्वेजेस यानी संस्कृत लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे क्लासिकल लिटरेचर पढ़ाने के लिए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट
साल 1813 के बाद से ऐसा मानती थी कि हमें 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन पर खर्च करने होंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स थे जैसे कि केरला और बंगाल, वहाँ पर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, खास करके मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर उस टाइम पर कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी थी जो उस टाइम के टॉप कॉलेजेस में आती थी दोस्तों। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हुए भी इसने इंग्लिश में एजुकेशन देना शुरू कर दी, इंग्लिश को मॉडर्न लैंग्वेज मानते हुए। और इसमें कई सारे बंगालियों ने भी फंड दिया था, जो एलीट बंगाली थे, जो अपने बच्चों की एजुकेशन चाहते थे इंग्लिश में। तो 1820 के स्टार्टिंग के सालों में इन लोगों के दिमाग में भी एक बात खटकी कि हम क्लासिकल लिटरेचर पढ़ाकर, मतलब इंडियंस को फारसी और संस्कृत लिटरेचर पढ़ाकर पैसे का सही यूज कर रहे हैं या गलत। और फिर दो ग्रुप्स बढ़ गए। एक ग्रुप को कहा गया एंग्लिसिस्ट और दूसरे ग्रुप को कहा गया ओरिएंटलिस्ट। जो एंग्लिसिस्ट थे वो इंग्लिश को सपोर्ट करते थे और जो ओरिएंटलिस्ट थे वो क्लासिकल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते थे, जैसा कि इंग्लैंड में भी हो रहा था। इंग्लैंड में भी कई लोग क्लासिकल लैंग्वेजेस को सपोर्ट नहीं करते थे, कई लोग क्लासिकल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते थे। और वही सेम सी प्रॉब्लम यहाँ पर हमें इंडिया में भी क्लासिकल लैंग्वेजेस को लेकर आ रही थी, फारसी और संस्कृत को लेकर। तो फारसी और संस्कृत को सपोर्ट करने वाले बन गए ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश को सपोर्ट करने वाले बन गए एंग्लिसिस्ट। अब उस टाइम पर काउंसिल ऑफ इंडिया का लीगल मेंबर था लॉर्ड मकॉले, जो कमेटी का प्रेसिडेंट भी बनने वाला था। उसने इस मैटर को सुलझने तक इस पोस्ट को लेने से इनकार कर दिया और वो यहाँ पर आया और आकर यहाँ पर अपना मकॉलेज मिनट दिया। उस मिनट में वो क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। ये एक एक्ट था 1835 का, इंडियन एजुकेशन एक्ट। जिस वक्त हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे उस वक्त एक इंडियन एजुकेशन एक्ट आया था 1835 में, और उस एक्ट ने इंडिया की एजुकेशन का रुख बदल दिया पूरी तरह से। ऐसा माना जाता है ये मकॉलेज मिनट, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने इंडिया में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया। किस तरह से, मैं इसकी पूरी स्टोरी समझाऊंगा कैसे। पहले हमें कहानी थोड़ा और पीछे लेके जानी पड़ेगी। साल 1813 में, 1813 में जब एक चार्टर एक्ट आया, तो उस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग 1 लाख रुपए स्पेंड करेंगे इंडिया में एजुकेशन पर। उस एक्ट के अंदर चार्टर एक्ट 1813 का था जो उस एक्ट में। लेकिन दोस्तों, बोलना एक अलग बात होती है और एक्शन लेना एक अलग बात होती है। वैसे ही ये बात भी बोल दी गई, लेकिन कई सालों तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं था कि कैसे स्पेंड किया जाएगा, कहां स्पेंड किया जाएगा, किस यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा, कौन पैसा खर्च करेगा, कैसे पैसा खर्च करेगा, कोई बात नहीं की गई। बस इतना कहा गया कि 1 लाख रुपए खर्च करेंगे इंडियन एजुकेशन पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कि एजुकेशन किस लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी, हिंदी में या इंग्लिश में। तो भारत के लोगों को जब ये चीज पता चली तो भारत में दो ग्रुप्स बन गए। अब एक ग्रुप तो चाहता था कि एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश हो, यानी सारी एजुकेशन हमें इंग्लिश में मिलनी चाहिए। और एक ग्रुप ऐसा था जो चाहता था कि हमारी संस्कृत और प्रशियन लैंग्वेज जो है उसी में ही हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो लोग प्रशियन और संस्कृत को सपोर्ट कर रहे थे ना, उनको ओरिएंटलिस्ट बोला गया दोस्तों, नोट कर लेना। और जो लोग इंग्लिश को सपोर्ट कर रहे थे उनको एंग्लिसिस्ट बोला गया। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में बड़ी लंबी लड़ाई चलती रही, सालों तक लड़ाई चलती रही, 10 साल 20 साल तक लड़ाई चलती रही। और दोस्तों, फिर इस लड़ाई को खत्म किया मकॉलेज मिनट ने। यानी कि अब इस लड़ाई का अंत होने वाला था। एक मकॉले नाम का एक आदमी आया। एक चीज नोट कर लो, राजा राममोहन राय भी इस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे, एंग्लिसिस्ट को। यानी कि राजा राममोहन राय भी चाहते थे कि इंडिया में एजुकेशन होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। अब मकॉले आता है 10 जून 1834 को इंडिया में, और ये क्या बन के आए थे इंडिया में? गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बन के आए। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बन के आए इंडिया में। और उस वक्त इस आदमी को पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इसको बुलवाया था उस वक्त के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। उन्होंने बुलवाया था, कहा था कि यहां पर ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच में बहुत घमासान संघर्ष चल रहा है, तो आके संभालो। अब लॉर्ड मकॉले आते हैं और आके लिखते हैं अपना मकॉलेज मिनट। सबसे पहले तो ये समझो कि इनको काम क्या दिया गया था। इनको ये काम दिया गया था कि आओ और आके लिटरेचर शब्द जो है ना, इसकी व्याख्या करो। फिर इसके बाद में भारतीय विद्वान और बाहर के विद्वान, उनके बारे में बताओ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं ना, उसका खर्चा कैसे किया जाएगा ये बताओ। भाई मेन मुद्दा तो यही था ना। लड़ाई किसके पीछे थी कि लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, प्रशियन संस्कृत होनी चाहिए या फिर इंग्लिश होनी चाहिए। पहले तो वो बताओ कि कौन सा लिटरेचर बेस्ट है,
फिर विद्वानों के बारे में बताओ, उसके बाद में ये बताओ कि पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए। मकौले ने काम किया इस पूरे मिनट पर और 2 फरवरी 1835 को ये मिनट सबमिट किया। जो इन्होंने मिनट लिखा था ये सबमिट किया उस वक्त की काउंसिल को, और लॉर्ड बेंटिंग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर दिया। और इसके बाद 7 मार्च 1835 को एक रेजोल्यूशन पास होता है, जिसके बाद इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन एस्टैब्लिश होती है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली मकौले ने ऐसा क्या लिखा था अपने लेटर के अंदर, अपने उस पत्र के अंदर जो उसने सबमिट किया, मकौलेज मिनट बोला जाता है जिसको। उसमें उन्होंने ये लिखा, सबसे पहला काम क्या था उसका, लिटरेचर के बारे में बताओ कि लिटरेचर क्या है और कहां का बेस्ट है। तो उसने लिखा लिटरेचर तो इंग्लिश ही बेस्ट है। यानी वो ऐसा बोलता था कि लिटरेचर का मतलब ही इंग्लिश है। भाई सारा कुछ इंग्लिश लिटरेचर ही तो है। वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा इंडियन सिर्फ उसी इंसान को मानूंगा जिसके पास में वेस्टर्न नॉलेज होगी, वेस्टर्न साइंसेस के बारे में, वेस्टर्न लिटरेचर के बारे में नॉलेज होगी, उसी को मैं पढ़ा लिखा मानूंगा। बाकी सब मेरी नजर में पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि लिटरेचर का मतलब इंग्लिश लिटरेचर। एक बात जिस पर आपको शायद थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है दोस्तों, इसने क्या बोला था कि इंडिया का पूरा लिटरेचर, इंडियन यानी कि पर्शियन और संस्कृत लिटरेचर, पता है किसके बराबर है? हमारे पश्चिम में एक लाइब्रेरी की एक अलमारी में जितनी किताबें भरी हुई होंगी ना, उसके बराबर है पर्शियन और संस्कृत लिटरेचर। सिर्फ इंडिया ही नहीं, अरेबिया का लिटरेचर भी। यानी एक तरीके से इसने मजाक बनाया। और उसने ये बोला कि क्या हम एक ऐसा साहित्य पढ़ा सकते हैं लोगों को जिसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, जिसके अंदर कोई काम की बात नहीं है। और इसने कहा कि राजा राम मोहन राय का एक पॉइंट वैलिड है कि संस्कृत बहुत ही टफ लैंग्वेज है, इसको ज्यादा लोग नहीं समझ सकते, ये बहुत ही रिजिड लैंग्वेज है। उसने ऐसा कहा कि एक इंडियन इंसान तो स्कॉलर तभी हो सकता है जब वो जॉन लॉक को पढ़े, जॉन लॉक की फिलोसफी को पढ़े, जॉन मिल्टन की पोएट्री को पढ़े, तब जाकर के वो एक पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है। अब दोस्तों एक चीज का ध्यान देना, इसने एक बड़ी कमाल की थ्योरी दी थी। कमाल की मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको समझने के लिए हम अच्छा समझ सकते हैं, वैसे तो अच्छी थ्योरी नहीं थी, हमारे इंडिया के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसने एक डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी दी थी, जिसके अंदर ये ऐसा मानता था कि अगर हम पूरी जनता को एक साथ इंग्लिश में एजुकेट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता, एक छोटे हिस्से को हमें एजुकेट करना पड़ेगा। यानी कि इंडिया की एलिट क्लास को हम अगर इंग्लिश में एजुकेट करेंगे तो पूरा इंडिया इंग्लिश में एजुकेट होने को बाध्य हो जाएगा। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। अब ऐसा ही आज हो रहा है, आप देख लो। उसने सिर्फ और सिर्फ एलिट क्लास को इंग्लिश में एजुकेट किया, जो उनके जाने के बाद में भी आज इंग्लिश पढ़ने के लिए लोग बाध्य हो गए। उसने एक ऐसी बात कही जो थोड़ी चुप सकती है। कहता है कि एक ऐसा इंसान तैयार करेंगे ऐसे लोगों के थ्रू जो ब्लड में तो इंडियन होगा लेकिन टेस्ट में, सोच में अंग्रेज। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, संस्कृत और पर्शियन में जो बुक्स छपती है सबको बंद करवा देना चाहिए। यानी ऐसी ओरिएंटलिस्ट बुक्स को अभी के अभी बंद करवा देना चाहिए और सिर्फ इंग्लिश का प्रचार करना चाहिए। अब इतना ज्यादा बायस्ड कोई कैसे हो सकता है भाई? अब ये चीज उसने बोली तो गलत थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको कैसे पास करती है? यहां पे मकौले ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में कुछ पॉइंट लिखे। उसने कहा कि आपको ऐसा करने से क्या मिलेगी, एक चीप लेबर मिल जाएगी जो आपके लिए सस्ते में काम करेगी, आपका बर्डन कम हो जाएगा। सस्ते क्लर्क मिल जाएंगे आपको, चीप क्लर्क मिल जाएंगे काम करने के लिए, अपने कामों के लिए, छोटी छोटी जॉब्स के लिए आप कर सकते हो, उनको रख सकते हो, आपका बर्डन कम हो जाएगा। आप देखो खुद इंडियंस भी इस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, उनके मन में भी है कि हम भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें, तो इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इंग्लिश को इंप्लीमेंट करने के लिए। आप देख लो भारत के बहुत सारे रिच क्लास लोग, या फिर आप राजा राम मोहन राय का एग्जांपल ले लो, ऐसे लोग जो हैं वो अभी भी इंग्लिश का यूज करते हैं हमसे कम्युनिकेट करने के लिए। ये व्यापार के लिए भाषा बन सकती है, हमारे व्यापार के लिए। दोस्तों ये वो पॉइंट्स थे जो ब्रिटिशर्स को सही लगे, अपने फेवर में लगे, इसलिए उन्होंने मार्च में इसको इंप्लीमेंट कर दिया। इस मकौलेज मिनट ने इंडियन एजुकेशन में इंग्लिश में नींव का काम किया। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब पर्शियन को रिप्लेस करके इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया तो कई मुस्लिम्स की जॉब चली गई थी। तभी उन मुस्लिमों ने 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। ये भी एक वजह थी कि जब लैंग्वेज चेंज कर दी, ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज कर दी, जब कोर्ट्स वगैरह में जो बड़ी बड़ी जगह हैं वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोली जाएगी तो उनकी जॉब तो चली जाएगी। इस वजह से उन लोगों ने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी आपको। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।